हेलो एवरीबॉडी। आप सभी का भूगोल के इस व्याख्यान में स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हम लोग चर्चा करेंगे पेपर फर्स्ट के फोर्थ यूनिट का, जो कि इन्वायरमेंट के सेक्शन का हिस्सा है, सेक्शन बी का। तो हमने इसके पहले जो देखा था, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, संसाधनों का विदोहन कैसे होता है, और उसके बाद क्रम आता है कि ये जो पर्यावरणीय प्रकोप है ये क्या चीज़ है और कितने प्रकार की होती है। जैसे ही ये शब्द आपके जेहन में आता है, आपको समझ में आ जाता है कि ये जो प्राकृतिक आपदा है वो कैसे होती है। चलिए आज के क्रम में हम लोग बात करते हैं पर्यावरणीय प्रकोप, इन्वायरमेंटल हजार्ड। एक्चुअली में पर्यावरण प्रकोप में उन घटनाओं को शामिल किया जाता है जिनमें पहली विशेषता होती है कि एक तो अपार जन धन की हानि होती है, प्रलय या विनाश की स्थिति आ जाती है, और मनुष्य का उस पर लगभग नियंत्रण नहीं होता, उसको वो कंट्रोल में करने में दिक्कत होती है, विवश होता है वो। बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ज्वालामुखी का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सूखा हो सकता है, भूकंप, बाढ़, टोर्नेडो, महामारी हो सकता है, चक्रवात होता है, भूस्खलन। ये आप जो मोटा मोटा देख रहे हैं वो नेचुरल हजार्ड है, प्राकृतिक आपदा जो जो नेचर के द्वारा पैदा होती है। अगर हम प्राकृतिक आपदा को कुछ वर्गों में देखते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो आपको कुछ इस तरह का फिगर दिखाई देगा। जो प्राकृतिक आपदा है या इन्वायरमेंटल हजार्ड या पर्यावरणीय प्रकोप कह सकते हैं, वो इस तरह से दिखाई देगा आपको। और पहला तो होगा प्राकृतिक प्रकोप, जिसमें पूर्णतः प्रकृति प्रभावी होगी, जिसकी चर्चा हमने ऊपर में किया। ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, टॉर्नेडो हो गया, सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, दावाग्नि हो गया, और बहुत सारी, जिसका नियंत्रण सीधा वो नेचर के पास है और मानव बिल्कुल विवश होगा। आपके सामने कुछ जो आपदा है या विपत्ति है वो ऐसी होगी जिसमें मानव एक कारक के रूप में होगा। जैसे इसके पहले हमने चर्चा किया, रिसोर्स का एक्सप्लॉयट करने के लिए, संसाधनों के विदोहन के लिए वो जिम्मेदार होता है। ये भी एक पर्यावरणीय प्रकोप है। कहीं पर वो ज़रूरत से ज़्यादा माइनिंग कर दिया, कहीं पर वन विनाश कर दिया, जिसके कारण जलवायु में परिवर्तन हुआ, कहीं पर उसके गतिविधियों के कारण मरुस्थलीकरण का वो विस्तार हुआ। इस तरह से मनुष्य प्रमुख कारण रहेगा। टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम आया, कहीं पर एटॉमिक एक्सप्लोजन हो गया, जैसा कि दो विश्व के प्रमुख जो परमाणु दुर्घटना है रसिया में जो हुई थी, चेरनोबिल में, काफ़ी लोग हताहत हुए उससे। भारत में भी आप देखे हैं कि भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कारखाने से जब गैस रिसी, हजारों लोग मर गए, और उसका परिणाम या दुष्प्रभाव आज भी है उन लोगों पर, उनके बच्चों पर। मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है, प्रबंधन की समस्या हो सकती है, जिसके कारण पर्यावरणीय प्रकोप उत्पन्न हो। और तीसरे एक प्रमुख प्रकार में आता है जैविक प्रकोप। जैविक प्रकोप के अंतर्गत कई तरीके हो सकते हैं, कई प्रकार हो सकते हैं। जैसे खरपतवारों की भारी समस्या हो गई, इंसेक्ट
प्रॉब्लम हो गया, कीटों की समस्या हो गई। टिड्डी का दल जब आता है तो क्या हाल होता है, आप देखते हैं टीवी के न्यूज़ में। जिस क्षेत्र से वो इंसेक्ट जो टिड्डी का दल है वो गुजरता है, वो पूरे के पूरे वनस्पति को नष्ट कर देता है, पूरे फसल को नष्ट कर देता है। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं जीवाणु कारक वायरस, कोरोना वायरस पेंडेमिक, आज के दिन तक भारत में 1.5 लाख लोग मर चुके हैं। 98 करोड़ से भी ज़्यादा लोग उससे संक्रमित हैं। अमेरिका में 15 लाख मर चुके हैं और पूरी दुनिया में 1 करोड़ 50 लाख लोगों की मृत्यु अभी तक हो चुकी है। कीटाणु आदि कारक हो सकते हैं, महामारी हो सकती है, हैजा और बहुत सारी चिकन पॉक्स या बहुत सारी जो बीमारियां हैं कीटाणुओं के कारण। आइए थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करते हैं। प्राकृतिक प्रकोप के अंतर्गत कुछ प्रमुख प्रकारों पे बात करेंगे। तो जो पहला प्रकार है प्रमुख रूप से, जिसे हम सब जानते हैं, परिचित हैं, जिसे ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है, सबको मालूम है। और इसकी खासियत है कि ये शीघ्र और आकस्मिक घट जाती है, और इसका जो इफेक्ट है वो धरातल की सतह पर तुरंत दिखाई देता है। जमीन के अंदर से बहुत ऊंचे तापमान पर लावा, गैस, राख तीव्र गति से विस्फोट के साथ निकलते हैं। जीव जंतु, मानव, वनस्पति का विनाश होता है, जन धन की हानि होती है। और एक और बहुत बड़ी बात होती है इसमें कि पर्यावरण में भयानक प्रदूषण हो जाता है। निकलने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिन, नाइट्रोजन, अमोनिया और जितने भी जो एसिडिक इफेक्ट वाले पदार्थ होते हैं वो पूरे इन्वायरमेंट में छा जाते हैं। उसके बाद अगर बारिश हुई तो पूरा एरिया पॉल्यूटेड हो जाता है। काफ़ी लोग मरते हैं और इसमें नियंत्रण पॉसिबल नहीं है। आपका अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम ठीक है तो आप अपने लोगों को वहाँ से हटा सकते हैं। लगातार आप उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके प्रभाव को पूर्णतः खत्म करना या इसको रोक पाना संभव नहीं है। दूसरे प्रभाव में की बात करते हैं भूकंप की। तो भूकंप भी एक ऐसी विनाशकारी और बिल्कुल आकस्मिक प्राकृतिक घटना है जिसके आगे बिल्कुल मानव विवश है। भूकंप की मॉनिटरिंग करने के लिए ज़रूर कुछ इंस्ट्रूमेंट ईजाद किए गए हैं, लेकिन वो सिर्फ ये बता सकते हैं कि किस तीव्रता का भूकंप आया और उसका नुकसान कितने क्षेत्रों में, मतलब एक आकलन किया जा सकता है। नाउ एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है कि जो एक्चुअल में जो भूकंप आने का कारण है वो प्लेट टेक्टोनिक्स है। आप लोग बीए फर्स्ट ईयर में उसको पढ़ चुके हैं। 2 प्लेटें आपस में टकरा जाती है या कई जगह एक दूसरे के खिलाफ खिसक जाती है। तो कोशिश किया जा रहा है कि उन घटनाओं पर नज़र रखी जाए भूगर्भ में, जिससे कि प्लेटों में संचलन या हलचल होती है। बिल्कुल कुछ क्षणों में हजारों प्राणियों की मृत्यु होती है। 1946
76-77 के आसपास चाइना में एक बहुत भीषण भूकंप आया और उस एक भूकंप में 7,50,000 से अधिक व्यक्ति और असंख्य जानवर नष्ट हो गए। ये जो हजार्ड है, नेचुरल हजार्ड है, प्राकृतिक आपदा है, उसमें सिर्फ भूकंप से मरने वाले लोग 13% होते हैं उसके आसपास। और यूनेस्को का एक रिपोर्ट कहता है कि पर ईयर, हर साल 10,000 लोग भूकंप से मरते हैं पूरे विश्व में। अगर भूकंप समुद्र के बॉटम में आया, उसके बेड में आया, तो जो सुनामी की लहरें उठती है उससे सागर के तटवर्ती भागों में अत्यधिक जन और धन की हानि होती है। जहाँ पर सघन जनसंख्या है वहाँ पर अगर भूकंप आया तो हालत दयनीय हो जाती है। ये भी प्लेट टेक्टोनिक्स की घटनाओं से रिलेटेड घटना है और पूरी दुनिया में भूकंप और ज्वालामुखी का जो क्षेत्र है वो लगभग सेम बेल्ट है, बिल्कुल सेम है। वो 3 मोटे मोटी श्रृंखला पाई जाती है। थोड़ा सा इसके बारे में मैं कहूँगा क्योंकि हम लोग भूगोल के छात्र हैं। प्रशांत महासागर का अमेरिकी और एशियाई तट अगर आप नक्शे में देखेंगे तो एक आर्क बना देता है वो। वहाँ पर उसको फायर रिंग्स ऑफ पैसिफिक कहा जाता है, प्रशांत महासागर का जलावृत। यहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी का वितरण है, अत्यधिक पाया जाता है। ये तो पहला क्षेत्र हो गया। दूसरा क्षेत्र है आल्पास पर्वत से लेकर हिमालय होते हुए वो उसी प्रशांत महासागर वाले बेल्ट में मिल जाती है। ये दूसरा क्षेत्र है भूकंप और ज्वालामुखी का, दोनों का। और जो वेस्टर्न आइलैंड है, पश्चिमी द्वीप समूह है, उसके निकट जो मध्य अटलांटिक की पेटी है, जो एक रिज है, वहाँ पर पेटी एक दूसरे के अपोजिट खिसक रही है सागर के अंदर। वहाँ पर भूकंप और ये ज्वालामुखी का वितरण पाया जाता है। लेकिन वो जो बेल्ट है वो बहुत पानी के नीचे है, अटलांटिक महासागर में। भारत में जो मोस्टली भूकंप आता है वो हिमालयन क्षेत्र में आता है और उसका कारण है कि जो इंडो एशियाई प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट में के अंदर घुस रही है। कुछ साल पहले काठमांडू में जो भूकंप आया था, 2014 के आसपास की बात है, काफ़ी विनाश हुआ था। भारत में भी देखा गया है कि अभी निकटवर्ती जो 15-16 साल का हिसाब करें तो 15 भूकंप यहाँ पर आए हैं। धीरे धीरे आने वाले समय में इनकी संख्या में वृद्धि होने की संभावना वैज्ञानिकों के द्वारा व्यक्त की जाती है। तो ये प्राकृतिक आपदा है जिस पर मानव का नियंत्रण नहीं होता है। आगे क्रम में बात करना चाहेंगे तो भूस्खलन है। भूस्खलन का मतलब है लैंडस्लाइड, ज़मीन का एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाना। खासकर ये वहाँ पर पाया जाता है जहाँ पर तीव्र ढाल होता है और पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर मिट्टी का संगठन जो है वो कमज़ोर होता है।
ये एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा है जिससे लैंडस्केप और लैंड यूज दोनों बदल जाता है और इसके चपेट में मानव वनस्पति कहीं पहुंचे या चपेट में आए तो फिर उनका विनाश हो जाता है। अगले क्रम में देखते हैं भूक्षरण। भूक्षरण का मतलब है कि जमीन से मृदा और मृदा की उर्वरता का नष्ट होना। और ये बाढ़ भी उससे रिलेटेड है। अब जानते हैं कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और बाढ़ आने का संबंध है कि संबंधित नदियों में अल्प समय में उस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होना एक कारण है। दूसरा कारण है वो राजस्थान जैसे क्षेत्रों में वहाँ ड्रेनेज सिस्टम का विकास नहीं होना और जब अकस्मात भारी वर्षा होती है तो पानी इधर उधर फैल के जम जाता है, भारी नुकसान होता है। आप सभी जानते हैं कि जो भारत में जो क्षेत्र बहुत प्रभावित है बाढ़ से, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश हो गया, ब्रह्मपुत्र और यमुना नदी, गंगा नदी, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, दामोदर अपनी बहुत ही भीषण आपदा के लिए प्रसिद्ध है। सूखा ये भी एक बहुत आपदा है, बहुत बड़ी आपदा है। इसका जो कैलकुलेशन है वो सामान्यतः ये किया जाता है कि जो सामान्य वर्षा है उस क्षेत्र की उसमें 26 से 50% तक की अगर कमी आती है तो क्षेत्र को सूखाग्रस्त मान लिया जाता है। अकाल होती है। पुराने ज़माने में ये 1953 के आसपास या विक्रम संवत का बताया गया है। 1956 में भीषण अकाल पड़ा, छप्पनिया के नाम से जानते हैं उसको। लाखों लोग भूख प्यास से मर गए। चलिए वर्तमान में जो आपदा प्रबंधन के साधनों के द्वारा इसको थोड़ा सा नियंत्रण में किया जा सकता है, कम से कम लोग भूख में नहीं मरेंगे, उन तक सहायता पहुंचाई जा सकती है। सूखे के कई कई प्रकार के प्रभाव होते हैं। कृषि उत्पादन में समस्या आती है, मजदूरी और निवेश बढ़ जाएगा, चारे की कमी हो जाएगी, पेयजल की कमी हो जाएगी, बहुत सारे। अगली बात करते हैं चक्रवात की। जो चक्रवात है ये मुख्यतः इस 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा होता है शीत कटिबंधीय चक्रवात। तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है, जो खासकर यूरोपीय देशों में, अमेरिका में, कनाडा में, ब्रिटेन में उधर आता है, वो एशियाई क्षेत्रों में नहीं होता है। वो भयंकर विनाशकारी होता है। ये एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा है जिसको कंट्रोल में करना संभव फिलहाल तो नहीं है। आप उससे बचने का उपाय कर सकते हैं। कई प्रकार के इनके नाम हैं, टोर्नेडो, हरिकेन, ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, टाइफून, साइक्लोन आदि नाम से। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उससे एशिया में भारत, बांग्लादेश, बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और जो मिडिल अमेरिका के जो देश हैं,
वहाँ विनाश होता है इससे। समुद्र के जो किनारे भाग हैं 25 से 30 किलोमीटर के क्षेत्र तक जल भर जाता है। आप कल्पना करिएगा ऐसा। अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो ये आंध्र प्रदेश के तटवर्ती भागों में, तमिलनाडु में भी आप समाचारों में सुन रहे हैं, उड़ीसा के तटवर्ती भागों में इसका प्रभाव सर्वाधिक होता है। शीतलहर, हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो ये इन आपदाओं से अभी तक बचे हुए हैं। काफ़ी सुरक्षित जगह है, इसलिए हमें ये इसकी जो भयानकता है वो महसूस नहीं होती है। जो शीतलहर जब चलती है तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। हाँ, आप इससे बचाव जरूर कर सकते हैं या इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। लू गर्मी के दिनों में हमारे यहाँ तो बहुत कम चलती है। आप डेजर्ट रीजन में चल दीजिएगा तो वहाँ दो समस्या होती है। दिन में तो बहुत तेज़ लू चलती है और रात को तो तापमान बहुत ठंडा हो जाता है। आप जानते हैं कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ का दैनिक ताप अंतर में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो ये प्राकृतिक आपदा के विभिन्न रूप हैं जिनसे आप पूर्व में ही परिचित हैं और इनके संबंध में जानते हैं। चलिए अगली बात करते हैं। मानवीय प्रकोप की। मानवीय प्रकोप के अंतर्गत जो प्रमुख समस्या है वो संसाधन विदोहन की है, जिसके संबंध में हमने इसके पहले वाले चैप्टर में काफ़ी विस्तार से चर्चा किया। जो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, जिनकी मात्रा लिमिटेड है, अगर आप उसका ज़रूरत से ज़्यादा दोहन करेंगे या आप उचित विदोहन नहीं करेंगे तो वहाँ पर समस्या उत्पन्न होगी। और दूसरी बात है कि वो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रकोप है। और वर्तमान में जो आर्थिक क्रियाएं संचालित होती है संसाधनों के द्वारा, उनमें ये बहुत चिंता का विषय है कि संसाधनों का जो यूज़ है वो कैसे किया जाए। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम, तकनीकी की समस्या कि क्या जो टेक्नोलॉजी हम अभी यूज़ कर रहे हैं वो कितना सस्टेबल है। हमारे पास अच्छी जो टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, या उस टेक्नोलॉजी के कारण ही प्रकोप उत्पन्न हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था 1983 के आसपास, या ये जो डेट है वो मैं बहुत कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन चेरनोबिल में भयंकर परमाणु हादसा हुआ था। उन्नीस सौ 83-84 के आसपास, 84 के आसपास भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कारखाने से गैस लीक हुआ था। हजारों लोग मरे थे। सैकड़ों किलोमीटर में जहरीली गैस व्याप्त हो गई थी। तीसरी समस्या मैनेजमेंट की आती है
कि जो आप संसाधनों के विदोहन में, टेक्नोलॉजी प्रयोग में या विभिन्न चीज़ों के संचालन में जो मैनेजमेंट पॉलिसी बनाए हैं उनमें कोई तकनीकी खामी है, भ्रष्टाचार है या किसी और कारणों के द्वारा एक प्रकोप की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि बहुत नुकसान होता है, जन और धन की हानि होती है। और मानव निर्मित एक और बहुत बड़ा प्रकोप होता है जिसको आप आतंकवाद या युद्ध कहते हैं, जो इसमें नहीं लिखा है। दुनिया में इसमें भी हजारों लाखों लोग मरते हैं। अगले क्रम में चर्चा करते हैं कि जो जैविक प्रकोप है वो क्या है। वीट प्रॉब्लम हो गया, खरपतवारों की समस्या। कई क्षेत्रों में देखा जाता है कि पूरा पूरा एरिया एग्रीकल्चर लैंड में गाजर घास। नदियों में देखिए आप जलकुंभी, और बहुत सारी जो वीट से खरपतवार है या जो अवांछित वनस्पति है जिसका आवरण धरातल के सतह पर है या पृथ्वी पर है, जो उत्पादन और कृषि को प्रभावित करता है या मिट्टी के गुणवत्ता को प्रभावित करता है, ये समस्या हो सकती है। इंसेक्ट प्रॉब्लम, टिड्डी, कीट, आप टीवी में देखते हैं, पिछले साल वो पाकिस्तान बॉर्डर से इधर आ रहा था, पूरे वातावरण में इनका प्रकोप होता है। जिस क्षेत्र से ये गुजरती है वो क्षेत्र के वनस्पतियों को चट कर जाती है, बिल्कुल वेजिटेशन लेस। इनको नियंत्रण में करना आसान नहीं है। और ये जो दिख रहा है आपको जीवाणु वायरस, इसको तो हम सब अभी भोग रहे हैं, आप देख रहे हैं। इसके बारे में मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। और कीटाणुवादी, जो कीटाणु हैं उनके द्वारा जो समस्याएं होती हैं वो सब जैविक प्रकोप के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से जो प्रकोप है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। वो प्राकृतिक प्रकोप होता है, मानवीय प्रकोप होता है, जैविक प्रकोप होता है। और अगर ये सब को मिला दीजिएगा तो ये डिवाइन हजार्ड या दैवीय प्रकोप हो गया। आज के लिए इतना। बहुत जल्द फिर मिलेंगे इस आश्वासन के साथ। तो ये पावर पॉइंट को अंजनी पटेल बनाती है, हमारी विभागीय सहयोगी है, उसका धन्यवाद। आप सभी इस संक्षिप्त व्याख्यान में शामिल हुए, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और मैं अपेक्षा रखता हूँ कि ये जो विचित्र समय है जिसमें हम लोग अध्ययन और अध्यापन का ये तरीका अपना रहे हैं, तो आपकी सहभागिता भी सुनिश्चित होनी चाहिए। और आप एक बार ज़रूर देखिएगा और ये डाटा को कहीं पर रखिएगा। या आपके पास नहीं होगा, बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप बिल्कुल विभाग से संपर्क करिए, आपको ये डाटा मिलेगा। तो एक बार बिल्कुल जो व्याख्यान है उसको सुन लीजिएगा, आपको, हमारे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा। थैंक यू।